माँ जी, आज फिर देरी हो गई आपको। रात भर सोई नहीं क्या, या सुबह उठने का मन ही नहीं किया? अभी तक आपने आंगन की सफाई नहीं किया। बताइए, घर में अभी बर्तन रखे हैं धुलने के लिए, उनको कौन धुलेगा? आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। जब देखो तब बस आराम करती रहती हैं। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा आज। नहीं बेटी, दर्द थोड़ा ज्यादा था, कमर जैसे जकड़ गई। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर झाड़ू लगा दूंगी। वैसे भी बेटी, जो तुम कहती हो मुझसे करने के लिए, उस काम को मैं करती हूँ, बस उम्र साथ नहीं दे रही। वाह! और मेरी क्या? आपकी वजह से सारे काम लेट हो जाते हैं। आंगन साफ नहीं, कपड़ा धुला नहीं, चूल्हा जला नहीं, और ऊपर से आपकी ठंड, दर्द, कमजोरी, हर दिन नया बहाना। इन सब से मैं थक गई हूँ। कल्याणी अपनी बहू मीरा के आगे नजरें झुका लेती हैं। उनकी आंखों में एक बूंद आंसू गिरने को होती है, पर वो पलक झपकाकर रोक लेती हैं और अपने आंसुओं को संभालते हुए मीरा से बोलती हैं, माफ कर देना बेटी, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से जल्दी उठूं। शरीर साथ नहीं देता, पर मन अभी भी चाहता है कि मैं सब करूं। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती बेटी। आगे से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मन चाहे तो क्या, काम भी तो होना चाहिए ना। अगर काम नहीं होगा तो मैं क्या करूं? सब कुछ मैं ही करती रहूंगी। फिर आपको किस लिए रखा हुआ है इस घर में? हमारे घर में इतना फालतू राशन नहीं है आपको खिलाने के लिए। कल्याणी चुप रहती हैं। उनकी चुप्पी गहरी है, इतनी कि हवा भी भारी लगने लगती है। लेकिन वो अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनका दर्द आंसू बनके आंखों से बाहर आने लगता है। उधर इन सब से अनजान कल्याणी का बेटा रमेश ठंड के मौसम में कुल्हाड़ी चलाता है। कुल्हाड़ी की हर चोट से लकड़ी चटाक की आवाज करती है, पर असल में उसके दिल पर ही चोट पड़ती है, क्योंकि वह अपने परिवार को वह सुख नहीं दे सकता जो दिल चाहता है। रमेश जंगल से लकड़ी लेकर घर आता है। माँ को काम करते देख रमेश बोलता है, माँ, आप इतनी सुबह क्यों उठ गईं? चेहरा कितना पीला लग रहा है आपका। थोड़ा आराम कर लेती तो क्या हो जाता। आपको काम करने की क्या जरूरत है? मीरा है ना घर का काम करने के लिए। इस उम्र में अब आपको आराम करने की जरूरत है। वैसे भी घर में खाना बनाने और झाड़ू लगाने के अलावा काम ही क्या है? अरे बेटा, तू दिन भर लकड़ी काटता है, मेहनत करता है। अगर मैं आराम करूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। माँ हूं मैं, तेरे लिए 2 काम भी ना करूं तो कैसे चलेगा? और वैसे भी बुढ़ापे में कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि शरीर में थोड़ी ताकत रहे, वरना ज्यादा आराम करना भी बीमारी का घर बन जाता है बेटा। कल्याणी की बात सुनकर मीरा अंदर ही अंदर गुस्से से तिल मिला जाती है और गुस्से में अपने पति से बोलती है, हाँ, हर बात का जवाब तो माँ जी के पास है। रमेश, तुम तो बस उनकी ही सुनो, मेरी सुनने का समय कहाँ मिलता है तुम्हें? मैं घर चाहे कितना भी काम करूं, आपको कभी नहीं दिखता है, लेकिन वही अगर आपकी माँ थोड़ा सा भी काम कर देंगी तो आपको तुरंत दिख जाता है। आप हम दोनों में भेदभाव क्यों करते हैं? मीरा, तुम्हारी भी सुनता हूँ, पर माँ की तबीयत देखकर पूछा बस। माँ की उम्र हो चुकी है, ऐसे में इन्हें आराम की जरूरत है, ना कि काम की। और तुम्हें माँ को अपनी माँ समझना चाहिए, ना कि दुश्मन। हाँ, फिर सब कुछ। मैं तुम्हें दिखती ही नहीं शायद। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे मैं आपसे कुछ भी कहूँ, मेरा दुख दर्द आपको कभी नहीं दिखेगा। चलिए, कोई बात नहीं, एक दिन आपको भी समझ आ जाएगा। रमेश की थकान सिर्फ मजदूरी की नहीं थी, वो घर की दरारों को जोड़ने की कोशिश में भी थक चुका था। पर सच्चाई से अनजान कि दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि भरना आसान नहीं, और अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी था। अगले दिन सुबह के वक्त के रमेश अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, मीरा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। अगर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो उन्हें बाजार में बेच दूंगा। कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और घर के लिए राशन भी ले आऊंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनका ख्याल रखना। ठीक है जी, आप परेशान मत होइए। मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी और उनको कोई काम नहीं करने दूंगी।
समय से खाना भी दे दूंगी। आप निश्चित होकर काम करने जाइए। वैसे भी मैं तो हूँ ही घर का सारा काम करने के लिए। रमेश घर से जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है और उधर मीरा का अत्याचार शुरू हो जाता है। मीरा अपने कमरे से निकलकर कल्याणी के पास आती है और उससे बोलती है, अरे वाह, इनका देखो अभी तक सो रही हैं। इनके उठने का टाइम नहीं हुआ है। सासू माँ, वो सासू माँ, उठ भी जाओ, अब सवेरा हो चुका है। साथ में तुम्हारा लाडला लड़का भी काम पर चला गया है, जल्दी से उठो। कल्याणी अपनी बहू मीरा की डर की वजह से उठकर बैठ जाती है। उसको पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए अपनी बहू की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कितना आराम करोगी माँ जी? कल तो आपके लाडले बेटे ने आपकी परेशानी सुन ली थी, पर मुझे पता है ये सब नाटक है। रमेश के सामने बिल्कुल बीमार बन जाओगी और जैसे ही वह चला फिर वही सुस्ती। कल्याणी डरते हुए मीरा की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे उससे कहती है, बेटी, मैं काम करना चाहती हूँ। कल्याणी अभी बोल ही रही होती है, तब तक मीरा उसकी बात काटते हुए बोलती है, बस अब बहाने बंद करो और काम करो। कपड़े धोना, चूल्हा जलाना, उपले बनाना, बर्तन मांजना सब तुम करोगी। इतनी उम्र हो गई लेकिन जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझ आता आपको। कितना समझाना पड़ेगा तुमको बुढ़िया। कल्याणी बेचारी चुपचाप काम में लग जाती हैं। सबसे पहले वो घर के बाहर आकर धीरे धीरे झाड़ू लगाती है। कल्याणी की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो घर का काम मजबूरी में करती है। झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर बर्तन साफ करती है और उसके बाद खाना बनाती है। तभी उसकी बहू मीरा आती है और बोलती है, अरे खाना अभी तक नहीं बना? इतनी भी ताकत नहीं बची तुम्हारे हाथों में? मैं कहती हूँ ना तुमसे, 2 काम ठीक से नहीं होते। सुबह सुबह खाना भी देर से बनेगा तो रमेश क्या सोचेगा? सब मेरी ही गलती समझेगा कि मैं ठीक से घर नहीं संभालती। कुछ देर में रमेश भी घर आ जाएगा जंगल से काम करके, तो क्या कहेगा मुझसे, बोलो? मैं कोशिश कर रही हूँ बेटी, बस आज दर्द थोड़ा ज्यादा था। सारा काम जो तुम बताई थी करने के लिए कर दिया है, बस खाना बन रहा है। जैसे ही बनेगा मैं तुमको खाना खाने के लिए दे दूंगी बेटी। दर्द दर्द यही रट लगाए रखो। अगर काम नहीं होता तो मेरी नाक कटेगी पूरे गांव में। लोग कहेंगे मीरा अपनी सास को संभाल नहीं पाती। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। और ऐसे ही चलता रहा तुम्हारा नाटक। वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुमको इस घर से धक्के मारकर भगा दूंगी। हमेशा के लिए समझ गई कि नहीं? कल्याणी अपनी बहू का अत्याचार चुपचाप सहती हैं। हर घर में रसोई वो जगह होती है जहां घर की गर्माहट रहती है, लेकिन इस घर में रसोई सिर्फ मीरा की कटु बातों की गर्मी से भरी रहती थी। अगले दिन गांव की चौपाल पर कुछ महिलाएं बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। वहां पर मीरा भी होती है। तभी एक महिला बोलती है, मीरा, तुम्हारी सास बहुत काम करती हैं। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। हमारी सासू माँ तो दिन भर घर में बैठी रहती हैं। ऊपर से मेरी पति हमेशा कहते रहते हैं कि माँ को कोई काम मत करने देना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी भी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। अपनी पड़ोसन रानी की बात सुनकर मीरा अंदर ही अंदर खुश होती है। फिर कुछ देर बाद मीरा बोलती है, अरे दीदी, माँ जी को मैं अपनी माँ जैसा मानती हूँ। इनका हर काम मैं अपनी खुशी समझकर करती हूँ। बस इनकी तबीयत हमेशा ठीक रहे, यही चाहती हूँ। और मैं तो दुआ करती हूँ कि ऐसी सासू माँ हर किसी को मिले। मीरा की बात सुनकर बगल में खड़ी रीता बोलती है, वो सब तो ठीक है मीरा, लेकिन तुमको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारी सासू माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर वो ज्यादा काम करेंगी तो उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम उनका ख्याल रखो अच्छे से। वो तुम्हारी माँ के समान ही हैं। रीता की बात सुनकर मीरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी गुस्से को काबू में करके बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती हूँ और उनका बहुत ख्याल रखती हूँ।
तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मीरा के शब्दों की मिठास कड़वी थी, लेकिन वो कड़वाहट सिर्फ कल्याणी चखती थी। गांव वाले उसके इस अभिनय पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। आखिर आदर्श बहू का तमगा पहनना भी तो एक कला है, और ये कला मीरा से अच्छा कोई नहीं जानता था। शाम को रमेश जंगल से लकड़ी लेकर घर आता है। घर में तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी मीरा झूठा प्यार दिखाते हुए रमेश से बोलती है, रमेश, आज तो माँ जी ने बहुत मेहनत कर ली। मैंने कितनी बार कहा कि आराम कर ले, पर सुनती ही नहीं। तुम ही समझाओ जरा, आखिर उम्र हो रही है इनकी। ऐसे ही काम करती रहेंगी तो दिक्कत हो जाएगी इनको। रमेश अपनी माँ की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए प्यार, फिक्र बिल्कुल साफ दिख रहा था। माँ, क्यों इतना काम किया? ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बस आराम करो, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। माँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, और मुझसे जो हो पाएगा आपके लिए वो मैं सब कुछ करूंगा। एक बेटा होने के नाते इतना तो फर्ज है ही मेरा। कल्याणी कुछ कहने की कोशिश करती हैं, मगर अपनी बहू मीरा की डर से कुछ नहीं कहती है। अगर उसने रमेश को सच बता दिया तो उसकी न मौजूदगी में मीरा उस पर अत्याचार करेगी। कहते हैं ना, माँ बाप अपने घर को टूटता हुआ नहीं देख सकते। वही हाल कल्याणी का भी था, इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तभी मीरा रमेश से बोलती है, ये सुनेंगी ही नहीं रमेश। आप चलो खाना खा लो, दिन भर काम करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। माँ जी की जिद मैं संभाल लूंगी। आप फिलहाल अपने काम करने पर ध्यान दीजिए। घर में पैसे की भी बहुत कमी है। कल्याणी की आंखों में एक दर्द था जिसे रमेश आज भी नहीं पढ़ पाया। ऐसा दर्द जो दिन भर की मार से नहीं, बल्कि अपने ही बेटे के सामने सच न कह पाने की मजबूरी से उपजा था। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, मीरा, मैं 2 दिन के लिए बाजार जा रहा हूँ। पैसे के कुछ काम है। तुम घर का ध्यान रखना, माँ को दवा समय पर देना, पानी और खुराक पर विशेष ध्यान रखना। अगर माँ कहे कि दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर को बताना। घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बाद में बड़े दुख बन जाती हैं। आप चिंता न करो, मैं सब देख लूंगी। माँ आराम करेगी और सब कुछ ठीक रहेगा। आप काम पर ध्यान दो, घर में सब कुछ फिलहाल ठीक है। माँ के बारे में ज्यादा मत सोचना, मन लगाकर काम करिएगा। और अगर माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब होगी तो मैं गांव के वैद्य जी के पास लेकर चली जाऊंगी। उस दिन रमेश ने गांव की पगडंडी पर कदम रखा, पर उस कदम के साथ उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी भी उठी कि मेरी ना मौजूदगी में मेरा परिवार कैसे रहेगा, माँ कैसे रहेंगी। यही सोचते हुए रमेश घर से निकल पड़ा। रमेश के जाने के बाद मीरा तुरंत अपनी सासू माँ के कमरे में आती है और बोलती है, ये क्या माँ जी, आप अभी तक सो रही हैं? पता है अभी घर का सारा काम बाकी है। कौन करेगा ये सब काम, बताइए? आपको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है, जब देखो तब बस सोती रहती हैं। अब जल्दी उठिए और जाकर खाना बनाइए। मीरा, बेटी, दवा का असर नहीं हुआ आज। कमर में खिंचाव है। थोड़ा वक्त और मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लेती। तुमको तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती। उम्र हो गई है मेरी। मैं कुछ नहीं जानती बुढ़िया, तुम जाकर खाना बनाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा लाडला बेटा घर से बाहर है, वो अब 2 दिन बाद आएगा। तुम्हारी बात सुनने कोई नहीं आएगा, समझी? कल्याणी की तबीयत सही नहीं थी, फिर भी वो मीरा की बात मानने के लिए मजबूर थी। वो वहां से उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी वहां पर मीरा फिर से आ जाती है और कल्याणी से बदतमीजी करते हुए बोलती है, क्यों रे बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है? घर में और भी तो काम है जो तुम कर सकती हो। तेरे पास हमेशा कोई न कोई बहाना रहता है। पूरे गांव में तूने मेरी बेइज्जती करा दी है। तू अब इस घर में रहने लायक नहीं है। निकल जा मेरे घर से और फिर कभी वापस मत आना। निकल जा, इससे पहले कि मैं तेरा सर फोड़ दूं।
कल्याणी गिड़गिड़ाकर मीरा से बोलती है, बेटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना समझा। तुम लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है बेटा? मुझे घर से मत निकालो। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे मत निकालो। बहू और बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। कल्याणी ने अपनी बहू के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी बहू ने एक नहीं सुनी। उस पल कल्याणी ने सिर्फ दर्द नहीं देखा, बल्कि टूटन भी महसूस की। इस घर में जहां उसने हर ईंट को अपने हाथों से सजाया, आज उसी घर से वह दुत्कारी जा रही थी। आज उसी घर से धक्के मारकर निकाली जा रही थी। कल्याणी घर से रोते रोते निकल जाती हैं। जिस उम्र में माँ बाप की सेवा की जाती है, आज इस घर से एक बुजुर्ग माँ को बाहर निकाल दिया गया था। गांव की गलियां अक्सर संकट में पड़े इंसान की सबसे बड़ी गवाह बनती हैं। कल्याणी की चाल लड़खड़ाती थी, पर दिल उससे भी ज्यादा लड़खड़ा रहा था। कुछ दूर चलने पर वह एक घर के सामने बैठ जाती हैं, थकान से नहीं, दर्द से। यह घर सीता का था, गांव की दयालु लड़की। सीता बाहर आती है और कल्याणी को देखती है। अरे दादी, आप यहाँ? तबीयत ठीक है? क्यों रो रही हैं आप? कोई बात है तो मुझे बताइए। कल्याणी के पास बताने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन उसका मन एक भवह में फंसा था कि सीता से क्या बताए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब दुखी होता है तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है, जिससे अपनी दिल की बात उससे कह सके। यही हाल कल्याणी का भी था। अपने आंसुओं को रोककर सीता से बोलती है, क्या बताऊं बेटी, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस बहू को मैंने अपनी लड़की से भी ज्यादा प्यार किया, जिसको अपने लड़के से भी ज्यादा माना, आज उसी ने मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसने एक बारी भी नहीं सोचा कि मेरी माँ जैसी सास बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ सोएंगी। उसने कुछ भी नहीं सोचा बेटी, बस निकाल दिया घर से। दादी, चिंता मत कीजिए, गांव में हम सब एक दूसरे के लिए हैं। इस घर को आप अपना ही घर समझिए और जब तक आप चाहें यहाँ रह सकती हैं। मुझे और मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ। सीता बूढ़ी माँ को घर के अंदर लाती है, फिर उनको खाने के लिए खाना देती है। उस छोटे से घर में जितनी दया थी, शायद कल्याणी के घर की दीवारों में उतनी जगह भी नहीं थी। इंसान को घर हमेशा खून से नहीं मिलता, कभी कभी दिलों के दरवाजे भी घर बन जाते हैं। उस दिन पहली बार कल्याणी सुकून की नींद सो पाई थी। उधर कई दिनों के बाद रमेश घर लौट रहा था। कभी कभी दिल की बेचैनी इंसान को ज्यादा देर दूर नहीं रहने देती। रमेश भी घर लौटते वक्त कुछ बेचैन था, जैसे कोई अनहोनी उसे भीतर से खींच रही हो। जैसे ही रमेश घर आता है तो सबसे पहले मीरा से अपनी माँ के बारे में पूछता है और बोलता है, मीरा, माँ कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। घर के बाहर भी नहीं थी। सब ठीक तो है? मैं देख रही थी कि वो कहाँ गई होंगी। सुबह से नहीं दिखी, शायद पड़ोस में गई होंगी। मीरा घबराते हुए रमेश से बोलती है, क्या तुम्हें पता ही नहीं माँ कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था उनका ध्यान रखना। अगर कोई समस्या थी तो मुझे बताती। तुम्हें जरा भी अंदेशा है कि माँ इस समय कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? बोलो। रमेश तुरंत ही अपने घर से माँ की तलाश में निकल जाता है। उसका मन डर से कांप रहा होता है कि उसकी जान से प्यारी माँ किस हाल में होंगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है कि काश वो घर से काम के लिए बाहर ही नहीं जाता, तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रमेश घर घर जाकर पूछता है। थक हार के रमेश एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी रमेश की माँ और सीता उसके पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और काम से वापस कब आए? माँ, आप यहाँ कैसे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। आप कहा थी। माँ, मेरा दिल इतना बेचैन था, मैं क्या बताऊं। जब से काम से वापस आया हूं, तब से आपको ही ढूंढ रहा हूं। मैंने तो उम्मीद भी खो दी थी माँ। मैं क्या कहती बेटा,
तुम्हारे घर से जाने के बाद मीरा का अत्याचार मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया था। जब से तुम गए थे वो मुझे ना खाना देती थी ना पानी, घर का सारा काम मुझसे करवाती। तुम्हारी नामौजूदगी में मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी और जब तुम घर पर होते थे तब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती। हद तो तब हो गई जब उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भूखे प्यासे भटकते रही। उस दिन अगर सीता ना मिलती तो मैं शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। तभी रमेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप एक बार मुझसे कहती तो मैं आपके लिए अपना दिल निकाल कर रख देता। आपने इतनी परेशानियां सही और मुझे कभी बताया भी। इन सब के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता माँ। बेटा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से तुम्हारे और मीरा के बीच लड़ाई हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। इसलिए मुझे चुप रहना ही उचित लगा। बेटा, अब बहुत हो गया माँ, आप घर चलिए। और सीता जी, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा और जो आपने किया है मेरे लिए, मैं उसका लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। रमेश सीता को धन्यवाद देकर माँ के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है और सीता भी अपने घर निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद गुस्से से रमेश मीरा से पूछता है कि मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई माँ को घर से निकालने की? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी इस हरकत पर? बोलो, जी तो चाहता है कि तेरे हाथ पैर तोड़ दूं। इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ अनहोनी हो जाए, निकल जा मेरे घर से और जिंदगी में मेरे सामने कभी मत आना। मुझसे गलती हो गई रमेश। मैंने सोच लिया था कि माँ जी घर का बोझ है। लोग मुझे ताना देंगे कि मैं अपनी सास को संभाल नहीं पाती। मैं डर गई थी। मैंने गलत किया। बोझ तो तू मेरे लिए बन गई है। क्या सोचता था मैं तेरे बारे में और तू क्या निकली? रमेश मीरा को घर से निकालने वाला ही था कि तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा रमेश, जाने दो। मीरा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, ये उसकी सबसे बड़ी सजा है। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तो एक माँ हूँ। मैंने भी मीरा की पहली गलती समझकर माफ कर दिया है। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे। देखा, तुमने ये होती है माँ की ममता। तुमने इनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी माँ ने तुमको माफ कर दिया। अगर जिंदगी में दोबारा ऐसा हुआ तो अपना हस्र सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और इस तरह से कल्याणी का परिवार फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इस तरह से मीरा ने अपना सबक सीख लिया। प्यारे दर्शकों, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना होता, वो दिलों से बनता है। और जब दिल सच्चाई के साथ खड़े हों तो सबसे बड़ी दरार भी जुड़ सकती है। कल्याणी का धैर्य, रमेश का प्रेम और मीरा का पछतावा, इन तीनों ने मिलकर इस घर की कहानी को फिर से सांस दी। इस कहानी में मीरा ने तो सबक सीख लिया और आपने, प्यारे दर्शकों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल SG टून्स को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।